बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी गो के देखने वाले तमाम हाजरीन को हमारा सलाम पहुँचे। आज हम हसन बिन सबा की कहानी का तीसरा हिस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस हिस्से से पहले दो हिस्सों में हमने हसन बिन सबा के ख़ानदान, हस्ब नसब, उसकी तालीम, उसकी काबिलियत, उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर गौर किया और ये भी बताया कि उसने कैसे इस्माइली फ़िरके को अपनाया और वो किसके डर से रे छोड़कर भागा। उसकी इस्माइली फ़िरके की तबलीग, उसका सफ़र और ईरान तक वापसी। अगर किसी भी तरह से आपसे पिछले दो हिस्से छूट गए हैं तो कहानी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हसन बिन सबा की कहानी के पहले दो हिस्से ज़रूर सुन लीजिए। दोस्तों, हसन बिन सबा जब वापस ईरान पहुंचा तो उसके पहुंचने की खबर निज़ामुल मुल्क को मिल चुकी थी। निज़ामुल मुल्क को जैसे ही इतला मिली, उसने अपने दामाद अबू मुस्लिम को फ़ौरन इतला दी और भेजा कि वो जाकर हसन बिन सबा को गिरफ़्तार करे। ये मालूम चलते ही हसन बिन सबा अलबोर्स की पहाड़ियों में जा छुपा। ये वो दौर था जब मिस्र से संभाले जाने वाली इस्माइली तहरीक शाम में और इराक़ में दम तोड़ चुकी थी, लेकिन इनके तमाम हम मज़हब इस वक्त ईरान में फैल चुके थे और शातिर लोगों के इस टोले ने अपनी इस तहरीक को खुफिया तौर पर जारी रखा हुआ था। दोस्तों, किसी भी तहरीक को जारी रखने के लिए कुछ चीज़ों की बेतहाशा ज़रूरत होती है और ऐसी खुफिया तहरीक जो अवामुन नास की बका और उसके मज़हब के बिल्कुल मुतरादिफ हो के लिए बेतहाशा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हसन बिन सबा एक ऐसा शातिर शख्स था जो ये पहचान चुका था कि इस तहरीक के लिए उसको बेतहाशा माल, काबिल एतबार मुशीर और खौफो दबदबे की ज़रूरत है। और क्योंकि वो अपने मिशन को मज़हब की शक्ल में ढाल रहा था, इसलिए उसको अपने तमाम काम करने के लिए लोग मिल गए और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने ना सिर्फ इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया बल्कि लड़कियों को भी इस्तेमाल करता रहा। जहां वो किसी को माल से ना ख़रीद सकता तो अपने किसी गुंडे को भेजकर उस शख्स की जान ले लेता, और अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो पाता तो वो खूबसूरत लड़कियों को भेजकर अपना काम निकलवा लेता। वो जगह माल इकट्ठा करने के लिए ये लोग चोरियां और डाके डालने लगे और खूब सारा माल इकट्ठा करने लगे। खौफ दबदबे के लिए इन लोगों ने बेकसूरों पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए और कत्ल व गारत भी शुरू की, और ये सब काम हसन बिन सबा के ऑर्डर पर इसके मुशीर राजदारी से करने लगे। ये सारा माहौल हसन बिन सबा के लिए खासा साजगार साबित हुआ और नज़ार की ये तहरीक खूब ज़ोर पकड़ने लगी। लूट मार और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म था और हसन बिन सबा का रोब व दबदबा हर जानिब फैल चुका था। पहले पहल इसने और इसके हवारियों ने फ़ारस के एक किला पर कब्ज़ा किया और उसके बाद इस्फ़हान के किला शादर पर भी कब्ज़ा कर गए। ये सल्जोकियों की हुकूमत का दौर था और हसन बिन सबा इस बात से बाखूबी वाकिफ़ था कि निज़ामुल मुल्क उसको बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसके ख़िलाफ़ भी है, और जब तक वो ज़िंदा है इसके अज़ाइम पूरे ना हो सकेंगे। सबसे पहले इसने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले निज़ामुल मुल्क को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। चुनांचे इस काम के लिए इसने कुछ लोग भेजे और 484 हिजरी में निज़ामुल मुल्क को कत्ल करवा दिया। नज़ारियों की कुव्वत तोड़ने के लिए मलिक शाह ने 2 बार अपना लश्कर भेजा, लेकिन उनको कोई ख़ास कामयाबी नसीब ना हुई। 485 हिजरी में मलिक शाह इंतकाल कर गया और हसन बिन सबा के रास्ते का आखिरी कांटा भी हट गया। मलिक शाह के इंतकाल के बाद ख़ानदान में और झगड़े होने लगे और इन झगड़ों का फ़ायदा नज़ारिया तहरीक को हुआ। अब नज़ारियों का खौफ लोगों के दिलों में बैठ चुका था। मलिक शाह की बीवी खातून जलालिया की राय के मुताबिक उसके छोटे बेटे महमूद को सल्तनत दे दी गई, लेकिन यहाँ हसन बिन सबा की एक और चाल काम कर गई। हसन बिन सबा ने एक नहायत ही खूबसूरत लड़की को मलिक शाह के बड़े बेटे बरकियार्क के पास भेजा, जिसने बरकियार्क को फांसा और उससे शादी कर ली। अब बरकियार्क हसन बिन सबा के कंप्लीट कंट्रोल में था और हसन बिन सबा के ऑर्डर्स को मानते हुए बरकियार्क ने बहुत जल्द सल्तनत
کا تمام کنٹرول محمود سے چھین لیا اور اپنے آپ کو رکن الدین کا لقب دے دیا۔ نظاریوں کا ظلم و ستم اس قدر بڑھ چکا تھا کہ محمود اور اس کی ماں نے اصفہان میں پناہ لی۔ برقیارک نے نظاریوں کی مدد سے اصفہان کا محاصرہ کر لیا تھا اور بہت جلد اصفہان پر نظاریوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن نظاریوں کی قتل و غارت اور لوٹ مار کی عادت ختم نہ ہوئی۔ شہر کے لوگ نظاریوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار انہوں نے نظاریوں سے جان چھڑانے کا سوچا اور ایک ایک کر کے نظاریوں کے سرداروں کو مارنا شروع کیا۔ اس خوف سے حسن بن صبا ایک بار پھر اپنی جگہ سے بھاگ گیا اور قزوین میں جا کر پناہ لی۔ قزوین پہنچنے کے بعد کس طرح حسن بن صبا اور اس کے چیلوں نے قلعہ الموت پر قبضہ کیا اور کس طرح اس نے اپنی ہی ایک خود ساختہ جنت اور خود ساختہ جہنم کو تخلیق کیا اور خوبصورت لڑکیوں کو جنت کی حوروں کا لقب دیتے ہوئے کس طرح حشاشین کو بنایا اور ان سے کیا کیا کام لیے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا حصہ ضرور سنیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے اگلے حصے کو ضرور سنیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔